हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी पर। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस, और साइंस में हम 10वीं कक्षा की विज्ञान का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, है ना। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अम्ल, सारक एवं लवण। इससे पहले हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ लिया है और इस पार्ट की एक क्लास हम लोगों ने पहले ले ली थी, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल क्या होते हैं, सारक क्या होते हैं, ये बात हम लोगों ने पहले कर ली थी, ठीक है ना। अभी हम लोग आगे की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और दोस्तों, इसके जो नोट्स मिलते हैं ना, वो मिलते हैं हमारे प्रव्या एकेडमी के ऐप पर। वो गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए भाई, बात करते हैं हम आज हमारे नए टॉपिक की अम्ल, सारक एवं लवण में। हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल और सारक, इसमें इनके रासायनिक गुणधर्म। ये जो अम्ल और सारक है ना, इनके पढ़ेंगे अपन रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, भाई रासायनिक गुणधर्म का मतलब ये है कि ये इनके जो रासायनिक गुण है वो किस तरह से, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, किस किस के साथ ये अभिक्रिया करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह के अंदर से इनके परिवर्तन होते हैं, ये बात हम लोग आज करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हमने देखा कि अम्ल और जो सारक होते हैं वो किस तरह से, जो सूचक होते हैं, सूचकों के साथ क्या क्या करते हैं। और सूचक पता लगाते हैं ना, जैसे हमने देखा था लिटमस के साथ जो अम्ल है वो जो नीले लिटमस को कैसा करते हैं, लाल करते हैं। सारक जो है वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। इसी तरह से हल्दी की भी बात करी थी, और हमारे जो कृत्रिम सूचक थे उनकी भी बात करी हमने। इसके अलावा और हमारे पास जैसे गंधीय सूचक होते हैं, उनकी भी हम लोगों ने बात कर दी थी, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं आगे की, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये अम्ल और सारक, एक नंबर देखते हैं, अम्ल व सारक। सारक धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, सारक धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। अभिक्रिया अम्ल और सारक धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल और सारक की अगर आप धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसी अम्ल की। अगर आप अम्ल की किसी धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हो ना बेटा, तो क्या होगा, देखो भाई, एक आप लोगों के यहाँ पर एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है। प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है। क्या है, जैसे इन्होंने क्या किया, एक यहाँ पर इन्होंने इस तरह का स्टैंड लिया है और स्टैंड के यहाँ पर इन्होंने क्या डाल दी है, प्रकनली डाल दी है। ये को क्या बांध दी है, प्रकनली बांध दी है। ये आपका स्टैंड है, ध्यान रखना, ये क्या है, स्टैंड है, और ये है आपकी परखनली। कौन सी नली, परखनली। परखनली है, क्या है, परखनली है, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने क्या लिया, तनु H2SO4 लिया। इसके अंदर इन्होंने क्या भरा है, यहाँ तक इन्होंने भरा तनु H2SO4। क्या भरा, तनु H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, ठीक है भाई। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, इसके अंदर एक जिंक का टुकड़ा, दानेदार जिंक का टुकड़ा डाला। जिंक के टुकड़े डाल दिए कुछ, ये क्या है, जिंक के टुकड़े, Zn के टुकड़े डाल दिए। यह नाम नहीं लिखते हैं, इसको इस साइड लिखते हैं, जिंक के टुकड़े डाले, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक यहाँ से नली निकाली है, एक इसके अंदर से इस तरह से नली निकाली, और इस नली को किस में डाला है, एक कोई बर्तन है उसमें डाला है, ठीक है, जिसमें इन्होंने भरा हुआ है साबुन का जल। क्या भरा हुआ है, साबुन का जल, इसमें भरा है साबुन का जल, यहाँ साबुन का पानी भरा है, साबुन का पानी भरा है, ठीक है भाई। जब
इसके अंदर दानेदार जिंक का टुकड़ा डालते हैं तो यहाँ से गैस निकलती है एक बार, और गैस निकलती है, साबुन में जाते हैं, इसके क्या बनते हैं, बुलबुले बनते हैं। साबुन में क्या बनते हैं, इसके बुलबुले, और ये बुलबुले ऊपर की तरफ जाते हैं। अब ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम लोगों को क्या करना है, एक मोमबत्ती लानी है। ये मान लो आपकी क्या है, मोमबत्ती, इसको जलती हुई लाएंगे तो ये बुलबुले है ना एक धमाके की आवाज़ के साथ फटते हैं। एक धमाका होता है, ये इस तरह का धमाका होता है, ये धमाके की आवाज़ के साथ फटते हैं। और आवाज़ जो है वो है ऐसी फट फट की आवाज़। कैसी आवाज़, फट फट की आवाज़, फट फट की आवाज़। ठीक है, आई बात समझ है। ये मामला है, इन्होंने क्या किया, H2SO4 डाला और परखनली के अंदर जिंक के टुकड़े डाले और देखा इसमें से यहाँ से बुलबुले बाहर आ रहे हैं साबुन से, साबुन के पानी से, और वो आग के पास लेके जाते हैं, मोमबत्ती के पास, तो जलते हैं और फटफट की आवाज़ के साथ जलते हैं। कैसी आवाज़ के साथ जलते हैं, फटफट की आवाज़। तो भाई होता ये है, जब आप अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हो ना, अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया करवाते हो, धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हो ना, तो बहुत मस्त बात होती है। वो ये होती है, मान लो जो अम्ल के अंदर हमने कहा था हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो ये हाइड्रोजन होते हैं ना, हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, हाइड्रोजन परमाणु को H2 के रूप में बाहर निकालते हैं, H2 के रूप में, H2 गैस के रूप में बाहर निकालते हैं, गैस के रूप में बाहर निकालते हैं। आई बात समझ है। क्या करते हैं, देखो जब आप अम्ल के अंदर किसी धातु को डालते हो, धातु की अभिक्रिया करवाते हो, तो अम्ल के अंदर जो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं वो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलते हैं और एक अवक्षेप बनाते हैं जिसे अपन कहते हैं लवण। एक अवक्षेप बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, अवक्षेप बनाते हैं, और उसे अपन क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, लवण। ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आ गई कि जब आप धातु की क्रिया किसके साथ करवाओ, अम्ल के साथ करवाओ, तो पता है क्या बनेगा, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण, और हाइड्रोजन गैस बनती है। और क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना, क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। देखो हाइड्रोजन गैस का पता कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस है ना वो फट की ध्वनि के साथ जलती है। जब उसको आग के पास लेके जाते हो ना, तो कैसी ध्वनि के साथ, फट की ध्वनि। यहाँ पर लिखा ना हमने, फट की ध्वनि के साथ जलती है, तो वो आपकी कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो कौन सी गैस होती है भाई, हाइड्रोजन गैस होती है। तो आई बात समझ में। अगर आप धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ, या अम्ल और धातु की अभिक्रिया करवाते हो, तो एक तो लवण बनता है और एक हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे भाई आपने क्या किया, H2SO4 लिया, H2SO4 क्या अम्ल है, H2SO4 लिया। अगर आपने इसकी क्रिया किसके साथ करवाई, जिंक के साथ करवाई, जिंक के साथ, जिंक एक क्या है, धातु है। जब आप इसकी क्रिया करवाते हो तो एक लवण बनता है। तो क्या बनता है, एक लवण, जिसके कहते हैं ZnSO4। ये ZnSO4 लवण बना और आपकी क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई। और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बन गई। तो इस तरह से ये आपकी अभिक्रिया हो जाती है जब आप अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाओ, धातु के साथ करवाओ। अगर अपन बात करें कि अगर अपन सार की अभिक्रिया धातु के साथ करवाएं तो क्या होगा, तो भाई यही होता है। अगर आप सार के साथ भी अभिक्रिया करवाते हो तो भी यही घटना होती है। देखते हैं कैसे होती है, बात करते हैं कि किस तरह से होगी। देखो भाई, अगर आप लोगों ने सार की अभिक्रिया, किसी भी सार की अभिक्रिया, अगर आप लोगों ने किसी भी सार की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, धातु के साथ करवाई, तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा लवण। तो क्या बनेगा भाई, लवण और हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है। देखो अगर मान लो आप लोगों ने कोई भी अम्ल लिया, सार लिया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NOS लिया, अगर आप लोग NOS की क्रिया, अगर आप लोग NOS की क्रिया किसी भी सार के साथ, धातु के साथ करवाओ, मान लो जिंक के साथ करवा दी, तो क्या बनेगा भैया, तो देखो, तो क्या बनेगा, एक तो लवण बनेगा, तो एक तो लवण बनेगा Na2। एक देखो मेरी बात सुनो, जब आप सार की अभिक्रिया किसी
धातु के साथ करवाते हो तो लवण और गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जब आप NaOH की क्रिया जिंक के साथ करवाते हो तो एक तो क्या बनता है लवण Na2ZnO, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, इसको क्या बोलते हैं NO2, इसको क्या बोलते हैं सोडियम जिंकेट। एक तो ये बना सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ठीक है, सोडियम जिंकेट। और क्या बनता है भाई हाइड्रोजन गैस बनती है, और क्या बनता है हाइड्रोजन गैस बनती है। आप इसको संतुलित करो, ये दो यहाँ लगाओगे तो ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो जाएगी। आई बात समझ? ये क्या NaOS सार है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई, जिंक के साथ करवाई, Zn के साथ करवाई, धातु के साथ करवाई, तो क्या बनता है सोडियम जिंकेट। सूत्र ध्यान रखना Na2ZnO2, ठीक है, O2 है ना, और क्या बनी हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये ध्यान रखना ये सार के साथ ऐसी अभिक्रिया हमेशा नहीं होती है, हर सार के साथ ऐसी अभिक्रिया नहीं होती है, ध्यान रखना नहीं होती है, ये ध्यान रखना। सबके साथ ऐसी ही अभिक्रिया होगी ऐसी बात जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात समझ आ गई। अम्ल और सार धातु के साथ किस तरह से अभिक्रिया करते हैं, तो ध्यान रखना सार या अम्ल हो ये धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, लवण और क्या बनाएंगे हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है। अगली बात अगर हम अम्ल और सार की क्रिया या अम्ल की क्रिया किसके साथ करवाओ भाई, देखो अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाओ, किसके साथ धातु कार्बोनेट के साथ करवाओ, या वह हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाओ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाओ, किसकी क्रिया अम्ल की क्रिया। ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसे बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, तो इसको धातु बाइकार्बोनेट कह सकते हैं, बाइकार्बोनेट कह सकते हैं। देखो भाई अगर आप इसकी क्रिया अम्ल की, सार की नहीं बात कर रहे हैं अपन, अभी किसकी बात कर रहे हैं अम्ल की बात कर रहे हैं। अगर अपन अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाएं या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएं तो क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखो धातु कार्बोनेट क्या होता है, बताओ भाई कमेंट करके बताओ धातु कार्बोनेट क्या होता है, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है ये बताओ। या तो देखो भाई अगर कोई भी धातु कार्बोनेट के साथ जुड़ जाए, धातु के साथ कौन जुड़ जाए कार्बोनेट जुड़ जाए, जैसे आपका कोई भी धातु है वो कार्बोनेट के साथ जुड़ जाए, या धातु जो है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जुड़ जाए तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, और धातु के साथ जुड़ेगा सिर्फ धातु कार्बोनेट के साथ जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। देखो भाई अम्ल कोई भी आप अम्ल ले लो, जैसे मान लो सबसे पहले देखो अम्ल आपने ले लिया HCl, कौन सा ले लिया HCl, इसकी क्रिया अपन किसके साथ करवाए धातु कार्बोनेट के साथ। जैसे मान लो धातु आपकी सोडियम, धातु आपकी क्या सोडियम, इस सोडियम का कार्बोनेट मतलब CO3 जोड़ दिया, CO3 जोड़ दिया। ये दूसरी अभिक्रिया अम्ल की अपन किसके साथ करवाएं, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएं। हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब धातु के साथ क्या जोड़ दो हाइड्रोजन कार्बोनेट जोड़ दो, NaHCO3, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट जोड़ दिया तो क्या बनेगा, तो देखो भाई तो सिंपल सा क्या बनता है, एक तो बनता है लवण, क्या बनता है एक तो बनता है लवण, तो लवण बन गया आपका NaCl, और एक बन जाएगा आपका क्या भाई जल, एक क्या बन जाएगा भाई जल बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा CO2 बनेगी, एक क्या गैस बनेगी CO2। इसी तरह से अगर आप धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका नाम क्या होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर अपन इसके साथ करवाते हैं तो भी क्या बनेगा, एक तो बनेगा लवण, और आपका क्या बनेगा H2O जल बनेगा, और क्या बनेगा CO2
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ठीक है ना। अगर आप लोगों को इसको संतुलित करना है तो सिंपल सा है, यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया, 2 हो गया। यहाँ पर Cl2 हो गया, तो इसको 2 से गुणा करो तो HCl बन गया। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये संतुलित तो हो ही जाएगी आराम से। तो ये ध्यान रखो, अगर आप अम्ल या अम्ल की क्रिया किसके साथ करवाओ, धातु कार्बोनेट के साथ करवाओ, तो आपका एक तो लवण बनेगा, एक जल बनेगा, एक क्या बनेगा, CO2 गैस। ठीक है, अगर बाइकार्बोनेट यहाँ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाओ तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 गैस बन जाएगी। ठीक है, सिंपल, ये बात ध्यान रखो। ये जो CO2 गैस बन रही है इसका पता कैसे करते हैं, इस CO2 गैस का पता कैसे करता है। देखो भाई, CO2 आप याद करो, हमने एक चूने का पानी याद करो, चूने का पानी पता है भैया, चूने का पानी का सूत्र बताओ, CaOH का होल 2। ठीक है, अगर आप इसके अंदर CO2 गैस प्रवाहित करते हो, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करते हो, तो आपका क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और क्या बनेगा भैया, आपका जल बनेगा। ये क्या है, एक श्वेत अवक्षेप है, श्वेत अवक्षेप है। क्या, श्वेत अवक्षेप है। अच्छा, आप लोगों को पता है ये कहां पर था, यही वो है शोक संगमरमर, है ना, यही तो था, ये वो है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अगर आप इसके अंदर और गैस प्रवाहित करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो चूने का पानी लिया, ये क्या चूने का पानी है ना, बुझा हुआ चूना मतलब चूने का पानी, चूने के पानी के अंदर आपने कौन सी गैस प्रवाहित करी, CO2। तो इससे क्या होता है, चूने का पानी का रंग जो होता है वो दूधिया हो जाता है शुरू में, उसके बाद ये श्वेत अवक्षेप बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बन जाता है, जल बन जाता है। अगर अभी भी इसके साथ आप कौन सी गैस प्रवाहित कर रहे हो, वही की वही CO2, तो आपके CaCO3 तो बना हुआ है और इसमें पानी भी बना हुआ है, और अगर CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हो, आप लगातार इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा भैया, क्या मिलेगा, CaHCO3 का होल 2, ये आपका मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, ये जो हमारी बात तो यहाँ तक थी कि हम लोग अम्ल की क्रिया अगर धातु कार्बोनेट के साथ करवाएं या धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवाएं, तो एक तो जल लवण मिलता है, एक जल मिलता है और CO2 मिलता है। जो गैस निकल रही है, जो गैस बाहर निकल रही है, उस गैस को अगर हम चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो चूने का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है पहले, चूने के पानी का रंग, लेकिन CO2 प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा भैया, दूधिया हो जाता है। रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। दूधिया मतलब थोड़ा कम सफ़ेद, दूधिया हो जाता है। ठीक है भाई। अच्छा देखो, और क्या बन जाएगा, श्वेत रंग का अवक्षेप बनता है CaCO3, और क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। अगर उसके अंदर आप लगातार CO2 प्रवाहित कर रहे हो तो क्या होगा, ये CaCO3 और H2O तो था ही था, इसके अंदर आपने क्या CO2 और प्रवाहित करी तो क्या बना, CaCO3 का होल 2। ठीक है, ये आपका अवक्षेप बन जाता है। ठीक है ना। इस तरह से ये आपकी अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया है। देखो भाई, तो एक बात आप लोगों को समझ में आई कि अगर आप किसकी अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाओ, धातु कार्बोनेट, किसके साथ करवाओ, धातु कार्बोनेट यहाँ किसके साथ करवाओ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट। देखो भाई, किताब में हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है लेकिन इसे बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, तो आप लोग दोनों नाम ध्यान रखिए। तो आपका क्या बनेगा, लवण, तो क्या बनेगा, लवण, जल, और कौन सी गैस, CO2 गैस बन जाएगी। लवण कोई भी बन सकता है, जो आपकी धातु होगी, जो आपका अम्ल होगा उस हिसाब से लवण बनेगा, लेकिन जल और CO2 तो फिक्स बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। चलिए भाई, अगली बात करते हैं अपन। सिंपल है भाई,
बहुत सिंपल चीजें हैं, अगर साथ साथ में अच्छे से लिखते और समझते जाओगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सिंपल बातें हैं, फॉर्मूले ही हैं, पहले से ही बताए हुए हैं कि अगर आप धातु कार्बोनेट और या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो आपका लवण बनता है और आपका क्या बनता है, जल बनता है, और क्या बनता है, CO2 गैस बनती है। ठीक है ना। चलो भाई, अगर अपन अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया